Okay, good morning all students. Now we study in a science book chapter 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. आप लोग बोर्ड पर देखें, हम लोग अब हमारे विज्ञान के का चौथा लेसन कार्बन और उसके यौगिक पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं. आप लोग जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है. हम लोग प्रकृति में अधिकांश चीज़ें देखते हैं या हम लोग किसी जीव और जंतुओं की संरचना को यदि देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि अधिकांश जीव और सजीव वो कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स उन सबसे ही बने होते हैं. तो कार्बन हमारे 118 तत्वों की तो कुल 118 तत्वों में से छठे स्थान पर आता है. तो हम लोग देखेंगे. आइए हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्या है कार्बन और क्या क्या इसके यौगिक हैं, हम सब कुछ इसको देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड का सीधा सा मतलब होता है यौगिक. क्या होता है इसका मतलब? यौगिक यानी कि जुड़ने वाला. अर्थात कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अधिकांश दो या दो से अधिक तत्वों से जुड़कर एक विशेष प्रकार के यौगिक बनाता है. और हम लोग देखते हैं कार्बन को ही हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्बन की प्रकृति ही ऐसी है कि वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकृति में यौगिक बनाता है, इसलिए ये हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. तो आइए हम लोग कार्बन के बारे में देखते हैं. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कार्बन, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, यानी कि हमारी आवर्त सारणी जो मेंडलीफ के द्वारा लिखी गई है ना, और उसी का एक उन्नत रूप है आधुनिक आवर्त सारणी. उस आवर्त सारणी में ये कौन से छठे पोजीशन पर है. हम लोग पहले देखते हैं इसका प्रतीक क्या है. इसे हम लोग कार्बन को C से दर्शाते हैं और ये 4 ब्लॉक के तत्व होते हैं, S, P, D और F. उन 4 ब्लॉक के तत्वों में ये P ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आता है. फिर हम लोग देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि उस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक कितना है. तो हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर इसका 6 है, यानी कि छठे स्थान पर ये आवर्त सारणी में मिल जाएगा. फिर हम लोग देखेंगे कि इसका मास क्या है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान. किसी भी परमाणु के अंतर्गत उसका मास होता है. परमाणु के क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में इन तत्वों को जमाया गया है, इनको सजाया गया है, रखा गया है. और ये एटॉमिक मास जो है वो उस परमाणु का द्रव्यमान होता है. तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन एक तत्व है जो हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्वों की आवर्त सारणी में छठे स्थान पर पाया जाता है. उसी को उसका परमाणु क्रमांक कहा जाता है और उसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है. इसे प्रतीक C के द्वारा दर्शाते हैं. हम लोग देखते हैं कि केवल कार्बन ही नहीं, ना केवल हम लोग, बाकी चाहे हम लोग चौक ले लें, डस्टर ले लें, ये अनेक ऐसी चीज़ हैं जो हमारी प्रकृति में उपयोग की जाती हैं. उनमें से अधिकांश के जो तत्व हैं, जो उसका तत्व है, उनमें कार्बन कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाएगा. चाहे हम हमारी कोशिकाओं को देख लें, चाहे हम हमारे शरीर को देख लें, तो वो भी जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, ये विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं है ना, जैसे कि वसा है ना, खनिज लवण, इनमें सभी में कार्बन कहीं ना कहीं कंपाउंड्स के रूप में जरूर पाया जाता है. इसलिए कार्बन हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो हम लोग इसलिए कार्बन को यहाँ पर देखेंगे. अब आइए हम लोग देखते हैं हमारी आवर्त सारणी में. अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है. कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6. तो जब भी इसके इलेक्ट्रॉन आप वो किसके सिद्धांत के द्वारा कोश में भरते हैं, तो पहले कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और दूसरे कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी कि कार्बन जो तत्व है, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, किसी भी तत्व के या एलिमेंट्स के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बाहरी कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं.
तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत, यानी कि सबसे पहले मैं एक टर्म और बताना चाहूँगा, उसे रिवाइज करेंगे हम लोग थोड़ा सा। जैसे प्रकृति का सबसे छोटा से छोटा अणु होता है, लेकिन उसको भी हम लोग रासायनिक विधियों के द्वारा परमाणु में तोड़ सकते हैं, और यदि उनको और भी प्रायोगिक विधि के द्वारा या प्रयोगशाला के अंतर्गत उनको 3 तत्वों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये यहाँ पर हमेशा उस तत्व के केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये बाहर के कक्षकों में चक्कर लगाता रहता है, और हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही इसकी वैलेंसी या इसकी संयोजकता का हम लोग पता लगाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है, आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। ये उन तत्वों के सबसे बेसिक तत्व हैं, है ना। सबसे बेसिक से बेसिक इनको कह सकते हैं कि इनमें उनको तोड़ा जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रथम कक्षक में, है ना, प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर बन जाती है। अब जब भी ये कार्बन किसी दूसरे तत्व से, है ना, किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके कोई सा यौगिक बनाता है, कोई सा कंपाउंड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी या तो +4 या -4 रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम। उस तत्व को स्थायी रहने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास कितने हैं? 4 हैं। या तो ये इन चारों को दे देता है, देकर किसी परमाणु से जुड़ सकता है, या फिर ये कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने कक्षक को स्थायी बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जब इसके अंतिम कोश में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। यदि हम लोग देखें, है ना, तो 2 और 4 इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो अंतिम कोश में कितने बचे? 4। तो इसकी वैलेंसी +4 या -4 हो सकती है, और इसी कारण कार्बन तत्व प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है। और हम लोग देखते हैं, चाहे जीव जंतु हों, चाहे फसलें हों, चाहे लकड़ी हो, या चाहे हम लोग हों, उन सभी में कार्बन कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपाउंड के रूप में जरूर पाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं आगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कार्बन के एलोट्रोप्स की। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स मतलब कि अपर रूप। उनका मतलब क्या होता है? अपर रूप, यानी कि कितने रूपों में पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स में तो प्रकृति में लगभग सभी जगह है, लेकिन इन दो रूपों में वो पाया जाता है। एक है डायमंड, है ना, यानी कि हीरा, और दूसरा है ग्रेफाइट, है ना, यानी कि एक प्रकार का काला पदार्थ होता है जो हीरे से काफ़ी सॉफ्ट होता है। दोनों ही अपर रूप हैं कार्बन के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डायमंड है, हीरे में कार्बन के अणु या उनके परमाणु 3D या 3 डायमेंशनल फॉर्म में जमे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जबकि ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु हैं वो हेक्सागोनल शेप में जमे होते हैं, जिनका चित्र मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब आप लोग इनका चित्र देखिए, आपके पेज नंबर 61 पर आप लोग देखेंगे कि ये जो है द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इसमें कार्बन के तत्व इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संरचना में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है संरचना उसमें इस प्रकार से इन हेक्सागोनल शेप के रूप में यहाँ पर वो जमे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि डायमंड जो है, डायमंड यदि हीरा लंबे समय तक प्रकृति के अंदर दबा रहता है और अत्यधिक प्रेशर या दबाव की वजह से वो धीरे धीरे उसमें कठोरपन आ जाता है, और वो धीरे धीरे डायमंड में बदल जाता है, और इसको बनने में हजारों या लाखों वर्ष तक भी लग सकते हैं।
जबकि वहीं ग्रेफाइट जो है उसको अपेक्षाकृत डायमंड के कम समय लगता है और ये आसानी से बन जाता है, और इसको बनने में कम समय लगता है, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है। यदि हम लोग देखें तो हीरे को तो लगभग सभी ने देखा है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, और पन्ने जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में हीरे का उत्पादन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। अब हीरा क्या है? हीरा एकदम हार्ड होता है। अभी तक प्रकृति की लगभग सबसे हार्ड वस्तु इसी को माना जाता है। ठीक है, तो हीरे से भी हार्ड है, लेकिन हम लोग अभी हीरे को ही मानते हैं। और हीरे के पानी का ही उपयोग विभिन्न जो टूल्स हैं, टूल्स के ऊपर किया जाता है। जैसे कि हम लोग किसी हॉलैंड मशीन को देखें, है ना, जिससे हम लोग कहीं पर पाइप लगवाते हैं, है ना। होल मशीन को देखें तो उनकी जो लीड होती है, उस लीड में हीरे का पानी लगा हुआ होता है, और जब वो पत्थरों को तोड़ती है तो उस कठोरता के कारण वो झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, या गर्म होकर वो पिघलता नहीं है, तो आसानी से वो पत्थरों को तोड़ते हुए जमीन के अंदर तक चला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस कार्बन और कार्बन के अपर रूप हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। अब चूंकि कार्बन को यदि हम लोग देखें तो कार्बन इतना विस्तृत मात्रा में, इतना अधिक मात्रा में सभी जो तत्व उनसे यौगिक बनाता है, तो इसलिए यदि हम लोग आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि 11th या 12th के बाद में कार्बन की एक शाखा ही अलग हो जाती है, और उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आगे चल के पूरा सब्जेक्ट ही इस पर बेस्ड हो जाता है, और हम लोग इससे बनने वाले जो तत्व हैं, है ना, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, और बाकी के जो तत्व हैं उन सभी से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। तो हम लोग इसको, है ना, ऐसे तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, उन तत्वों को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये ऐसे जो तत्व हैं उनके ऊपर पूरा विषय ही बना हुआ है, और उनके बारे में हम लोग अगले या नेक्स्ट क्लास में जैसे हम लोग जाएंगे तो और ज़्यादा विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे उसको। अब हाइड्रोकार्बन, है ना, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं वो पाए जाते हैं, और उनकी बहुत ही लंबी श्रृंखला होती है। वो हजारों नहीं, हजारों से लाखों के अंतर्गत इतने यौगिक बनाते हैं, और प्रकृति में लगभग सभी जगह वो पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे उनको। हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, वो भी विभिन्न रूपों में पाया जाता है ना, उनको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो जो कार्बन है वो आपको, है ना, इस प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं जहाँ पर, है ना, जहाँ पर वो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध और 4 बंध के रूप में भी कंपाउंड या यौगिक बनाता है। तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। आप लोगों को मैं कुछ चित्र बताने वाला हूँ, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग देखते हैं मीथेन। अब इसका चित्र देखिए, ये मीथेन का चित्र है। इसमें एक कार्बन का परमाणु 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये बनाता है मीथेन, CH4। इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। तो ऐसे ही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कार्बन और उनसे मिलकर बने होते हैं। तो हम लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा देखना है। अब मैं यहाँ पर आपको बंध के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि कार्बन और कार्बन के तत्वों के बीच में या किसी अन्य तत्व के बीच में यदि उनकी संयोजकता पूर्ण होती है तो इस प्रकार के एकल बंध का निर्माण होता है, और इसे हम लोग चेन प्रकार का कहते हैं। ठीक है, यदि वो ब्रांचेस प्रकार के यदि कंपाउंड्स में एक कार्बन या अधिक तत्वों से जुड़ा होता है तो इस प्रकार का ब्रांचेस का ये बन जाता है। ठीक है, और कार्बन इस प्रकार की यदि संरचना में जुड़ा होता है तो इसको हम लोग कहेंगे ये साइक्लोहेक्सेनल प्रकार का है, साइक्लोहेक्सेन, है ना, जो इसमें एक रिंग के आकार के कार्बन के कंपाउंड जुड़े रहते हैं। और आप लोग रिंग की संरचना को और इस कंपाउंड में ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पेज नंबर का ध्यान रखना। पेज नंबर कौन सा है? 65।
ठीक है। तो कार्बन अभी, और ये एक जो ये चित्र है ये है एथेन का। इसमें 2 कार्बन के अणु 4 हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बने हैं, जिसमें एक कार्बन में यदि 4 बंध होते हैं तो 2 तो एक हाइड्रोजन इससे और एक इससे बना लेता है, जबकि 2 कार्बन के मध्य में 2 बंध बन जाएंगे और 2 इन 2 हाइड्रोजन से बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो बनने वाला यौगिक होगा वो जो यौगिक है वो यौगिक इथेन होगा। ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आपको 3 श्रेणियों में मिल जाते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। इनको हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के रूप में जानते हैं। देखते हैं हम लोग कुछ इसमें, जैसे कुछ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को आप लोग देखेंगे। ये जो सारणी है इसमें आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख सकते हैं कि इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है ना, और हेक्सेन, ये यहाँ पर इतने तत्व यहाँ पर दे रखे हैं। और आप लोग सबसे लास्ट वाले कॉलम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उन सभी के स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको ये उसमें आपके पेज नंबर है ना, पेज नंबर 64 पर आपको इसको आसानी से और ध्यान से देखना है। तो आप लोग इसके बारे में जान पाएंगे कि ये किस प्रकार की संरचना है। ठीक है। और कार्बन जब भी अपने कंपाउंड्स बनाता है ना, तो वो यदि कंपाउंड्स बनाता है तो उसके साथ कुछ ग्रुप में तत्व भी जुड़े होते हैं और उन तत्वों को हम लोग अनेक ग्रुपों के नाम से जानते हैं, जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड है ना, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनमें से आप लोग ये चित्र में देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये चित्र में देखिए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है ना। पहला एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये 4 किस प्रकार के ग्रुप से जुड़े होते हैं तो ये यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है। हम लोग आज की क्लास में बस इतना ही, और कल हम लोग इस कार्बन कंपाउंड की नई क्लास के सामने उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।